बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुर्रऊफ़ चौहान। उर्दू सब्जेक्ट के साथ आज पढ़ेंगे हम उर्दू के मुतल्लिक़, ज़बान के मुतल्लिक़। सबसे पहले ज़बान, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके तारीख़े और उनके बाद उर्दू की हिंदुस्तान में किस तरह आमद हुई, और सबसे आखिर में पढ़ेंगे उर्दू ज़बान और पाकिस्तान कि ये पाकिस्तान की कौमी ज़बान कैसे बनी और इसने कितना तवील सफ़र किया और आखिरकार ये पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान बनी। चलते हैं। सबसे पहले ज़ुबान इंसान अपने जज्बात, ख़यालात और एहसासात को दूसरे इंसान तक पहुंचाने या किसी दूसरे इंसान को अपनी बात समझाने के लिए जो तरीका या ज़रिया इस्तेमाल करता है इसे ज़ुबान कहते हैं। ज़ुबान के मुतल्लिक़ इब्तदा में बहुत से मफरूज़े कायम हैं, लेकिन फ़हम इतराक से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ज़बान की जो इब्तदा है वो इशारों या अलामतों से हुई। इसके बाद ज़बान के तरीक़े, ज़बान के दो तरीक़ों से, ज़बान को दो तरीक़ों से बयान किया जा सकता है। नंबर 1 तहरीरी तरीक़ा, नंबर 2 तकरीरी तरीक़ा। तहरीरी तरीक़ा क्या है जी? जब हम किसी लफ्ज़ या अल्फाज, आवाज़ या लफ्ज़ को अलामत के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है तो वो तहरीर की शक्ल अख्तियार कर लेती है। नंबर 2 तकरीरी तरीक़ा। तहरीर में अल्फाज बेजान और जामद होते हैं, सिर्फ बोलने वाला ही इसमें रूह फूंक सकता है। तहरीर में लफ्ज़ की सूरत नहीं बदलती, लेकिन तकरीरी सूरत में मौका महल के लिहाज से अल्फाज की सूरत बदल जाती है। मसलन जब कोई तकरीर करता है तो वो उस तकरीर के अंदर इस अंदाज से बोलता है, इस ऐसन अंदाज से बोलता है कि उस तकरीर के अंदर जान डाल देता है, तो वो इस लिहाज से, मौका महल के लिहाज से वो अल्फाज की जो सूरत तब्दील हो जाती है। इसके बाद नंबर 3 हिंदुस्तान में उर्दू की आमद। उर्दू ऐसी ज़ुबान है जिसने हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद से जन्म लिया। 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल हुआ तो अरबी ज़ुबान लेकर आया। सुल्तान महमूद गज़नवी 997 ईस्वी में हिंदुस्तान दाखिल हुआ तो फ़ारसी ज़ुबान लेकर आया। तो उस वक़्त बहुत से कबाइल हिंदुस्तान में आबाद थे और मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलते थे। अरबी, फ़ारसी और मकामी ज़ुबानों के साथ इख्तिलात से एक नई ज़ुबान बनी जिसे उर्दू कहते हैं। ये कहना हकीकत है कि हिंदुस्तान में सबसे पहले सूफिया इकराम के हाथों इब्तदा हुई उर्दू ज़ुबान की, और इसके लिए और भी बहुत सारे अहम शख्सियात हैं जिसमें मिर्ज़ा गालिब थे। 1797 से लेकर 1869 तक उन्होंने उर्दू के लिए बहुत काम किया, और उसके बाद दाग दहलवी, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, इलामा इकबाल, और हमारे मौजूदा पाकिस्तान में कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले जो है वफ़ात पा चुके अहमद नदीम कासमी और अहमद फराज, इन्होंने उर्दू के लिए बहुत ज़्यादा काम किया और उर्दू ने तरक्की की मनाज़िल तय की। इसके बाद है जी उर्दू ज़बान और पाकिस्तान। उर्दू तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी है लश्कर। इसी एतबार से इसे लश्करी ज़ुबान भी कहते हैं। दुनिया की 3 बड़ी ज़ुबानों में इसका तीसरा नंबर है। ये हमारी कौमी और सरकारी ज़ुबान है। उर्दू ही हमारी तरक्की और खुशहाली की पहली मंजिल है। उर्दू ज़ुबान दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती है। इसके बुनियादी हरूफ की तादाद 37 है, और उर्दू ज़बान बहुत से रस्मुल ख़त में लिखी जाती है, लेकिन जिस में ख़त्ते नस्तालीक सबसे ज़्यादा मकबूल है। ये जो तहरीर लिखी गई है, ये तहरीर भी ख़त्ते नस्तालीक में ही लिखी गई है। थोड़ी सी आपको इसकी मज़ीद वज़ाहत पेश कर दूँ। लश्कर के मानी है कि ये बहुत सारी कबाइल जब मिले तो उनके अंदर मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोली जाती थी, जिससे एक दूसरे को समझने के लिए मुश्किलात पेश होती थी। तो इसको देखते हुए उस वक़्त जो बरे सगीर में हुक्मरान थे, उन्होंने सोचा कि एक ऐसी ज़बान होनी चाहिए जिसको समझने और बोलने में आसानी हो। तो मुख्तलिफ़ ज़बानें मिलाकर और अरबी और फ़ारसी को मिलाकर एक ज़बान की तख्लीक हुई, एक ज़बान बनी जिसे हम उर्दू ज़ुबान कहते हैं। ये हमारी कौमी ज़ुबान है। इसको एक और एजाज़ भी हासिल है कि ये दुनिया की तीसरी बड़ी ज़ुबान है। दुनिया में 6000 ज़ुबानें बोली जाती हैं।
लेकिन ये हमारी ज़बान को एजाज़ हासिल है कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी ज़बान है। चीनी और अंग्रेज़ी ज़बान के बाद उर्दू ही दुनिया की तीसरी बड़ी ज़ुबान है। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। MJ स्कूल सब्सक्राइब करें यूट्यूब के ऊपर और अपनी राय दें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।